नेक्स्ट पार्ट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का हम यूज़ करते हैं कभी भी अगर हमको कोई बहुत ओल्ड वुड पीस की एज कैलकुलेट करनी है या उसकी हेल्प से हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी फोर्ट की एज निकालनी है, तो फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है या आइडिया नहीं है और आप अगर उसकी एज को निकालना चाहते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फोर्ट सो मैनी 100 ईयर्स पहले बना था, ओके, सो मैनी, तो उस सिचुएशन में फोर्ट पर जो गेट लगे होंगे, ओल्ड गेट जिसमें वुड का पीस होना चाहिए, तो अगर मैं उस ओल्ड वुड पीस के सैंपल को लेबोरेटरी में लाकर अगर एनालाइज करूं, उसके एक्टिविटी को मेज़र करूं, तो मैं बता सकता हूं कि ये फोर्ट में गेट कब लगा होगा, मीन्स इसकी एज क्या रही होगी, ओके। या आपको जैसे किसी मम्मी की एज निकालनी है, वो अगर आपको ज़मीन के अंदर अगर वुड के बॉक्स में मिल जाती है तो आप उस ओल्ड वुड पीस की एक्टिविटी को मेज़र करके उस मम्मी की एज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, कार्बन डेटिंग को हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की एज कैलकुलेट करनी है और वो सो मैनी 1000 ईयर में, लाइक 4000, 5000, 6, 7, 8000, ओके। तो इस कार्बन डेटिंग को हम समझेंगे, इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है 14C6 कार्बन आइसोटोप, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ओके। तो कार्बन डेटिंग पर आराम से डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसमें हम पहले बात करते हैं नेचर के अंदर। इन नेचर में जो हमारे ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है, नेचर में हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर 14C6 और 12C6 का जो रेशो है, 14C6 और 12C6 का जो रेशो है, ये ऑलमोस्ट 1/10⁻12 है। तो ये जो रेशो है 1:10⁻12, ये हमारे ओल्ड डेज से लेकर अब तक पेड़ पौधों के अंदर ये रेशो मेंटेन है, ओके। मीन्स 12C6 जो स्टेबल आइसोटोप है नेचर में बहुत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में 14C6 नेग्लिजिबल है। 1:10⁻12 मीन्स अगर आप एक कार्बन का मतलब आप एक वुड का सैंपल लें और उसमें अगर 12C6 10⁻12 ग्राम है तो केवल आपके पास ऑलमोस्ट 1 ग्राम 14C6 आइसोटोप होगा, ओके। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 14C6 अपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, 14N7 ये अपर एटमॉस्फेयर में बात कर रहा हूँ मैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका सोर्स होती है कॉस्मिक रेज जो अपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती हैं। ये अपर एटमॉस्फेयर में 7N14 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके 14C6 में और प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ओके। तो ये 14C6 का प्रोडक्शन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में होता है और फिर ये नेचर में प्रेजेंट जैसे ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाएगा तो जो CO2 बनेगा दैट इज कॉल्ड 14CO2, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था। तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओके। तो ये 14C6 और 12C6 का रेशो पेड़ पौधों में सो मैनी थाउजेंड ईयर पहले से लेकर अब तक मेंटेन है और हम इसी का एडवांटेज लेते हैं कार्बन डेटिंग करने में, ओके। अब देखिए, ये जो 14C6 आइसोटोप है इसकी हाफ लाइफ ऑफ 14C6 ये ऑलमोस्ट 5770 ईयर्स है, ओके। 5770 ईयर्स मीन 6000 ईयर्स थोड़ा कम है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है 14C6 की। आपको अगर एज कैलकुलेट करनी है, एज ऑफ ओल्ड वुड पीस, ओके, सपोज T, तो 1/λ A0/A से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आराम समझें, हाफ लाइफ अगर दे रखा होगा तो आप डिके कांस्टेंट निकाल लेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का वेट का रेशियो उनके मोल के रेशियो के इक्वल होता है और वो एक्टिविटी के रेशियो के बराबर होता है, ओके। W0 इनिशियल वेट, A0 इनिशियल एक्टिविटी, W वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर टाइम T, A एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो हमने वेट के रेशियो को रिप्लेस कर दिया एक्टिविटी के रेशियो से। अब इस डेटिंग को हम करते कैसे, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले
जो पेड़ पौधे थे और जो अब हैं उन सब में ये रेशो मेंटेन चला आ रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी होने की संभावना है। ओके, तो ये रेशो मेंटेन है। तो अब देखिए, आपको अगर किसी ओल्ड वुड बेस्ड ऑब्जेक्ट की एज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो उस ओल्ड वुड पीस को आप लेबोरेटरी में लाएं जिसको आपको लगता है कि ये so many thousand years ओल्ड है, उसको लेबोरेटरी में लाएं और उसकी एक्टिविटी को मेजर कर लें। तो ए क्या है? एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड पीस। ओके फाइन। तो आप उस ओल्ड वुड पीस का सैंपल लेबोरेटरी में लेकर आए हैं, जिसको टाइम टी पहले कभी कट किया गया होगा, उस समय उसकी इनिशियल एक्टिविटी क्या थी? ए नॉट। तो उस टाइम पर तो हम जा नहीं सकते, तो आप तो आज की तारीख में उस ओल्ड वुड पीस को लेबोरेटरी में लाकर उसकी एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। सो ए इज एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड पीस। अब मैं ए नॉट कैसे मेजर करूं? मैं उस टाइम में जा नहीं सकता, तो वेरी सिंपल, ये जो रेशो है ये सदियों से मेंटेन चला आ रहा है, राइट? सो मैनी सेंचुरीज से रेशो मेंटेन चला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हम एडवांटेज लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? लेबोरेटरी के पास जहाँ भी आपको कोई फ्रेश ट्री मिलता है, उसके ब्रांच को कट करके उसकी एक्टिविटी ए नॉट को मेजर कर लें। सो ए नॉट एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड पीस, ठीक है। तो ए नॉट तो जैसी पहले पेड़ में थी एक्टिविटी सो मैनी थाउजेंड ईयर्स बैक, और वो आज भी है। ओके, तो ए नॉट आपको फ्रेश ट्री से मालूम चल जाएगा। तो आपका ओल्ड वुड पीस टाइम टी पहले कभी डेड हो गया था, या मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि कभी आपने टाइम टी पहले पेड़ को काटा होगा उस ज़माने में, उस समय उसकी एक्टिविटी रही थी ए नॉट। टाइम टी में एक कम होकर क्या हो गई? ए। तो आप प्रेजेंट सिनेरियो में जब बात कर रहे हैं तो हम उस ओल्ड वुड पीस की एज को क्या मान रहे हैं? टी, 1/λ ए नॉट अपॉन ए। तो आपका ओल्ड वुड पीस जितना ज़्यादा पुराना होगा उसकी एज ज़्यादा आएगी। ओके, और ए नॉट मैंने बोला हम उस ज़माने में नहीं जा सकते हैं, तो हम आप क्या करेंगे? आज की तारीख में जो फ्रेश वुड मिलेगा हमको, हम उसकी एक्टिविटी को मेज़र कर लेंगे, राइट? तो ये हमारा कार्बन डेटिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ओल्ड और फ्रेश वुड की अगर एक्टिविटी मालूम है तो ये आप उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ऐसा देखा गया है क्योंकि ये बहुत कम होता है नेचर में 14C6। तो फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन और इंटरप्रिटेशन, जो एज आप कैलकुलेट करेंगे टी एज, वो अगर हाफ लाइफ के आसपास है तो उस कार्बन डेटिंग को बहुत रिलायबल माना जाता है। मीन्स कार्बन डेटिंग के लिए ये एक तरीके से लिमिटेशन भी मानी जाती है कि आप जो एज कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 14C6 के आइसोटोप की हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स, तो ये हाफ लाइफ लगभग 6000 साल है। तो आप जब भी कार्बन डेटिंग करते हैं उससे एज अगर 1000, 2000, 5000, 6000, 8000 इस तरीके से आएगी तो काफ़ी रिलायबल माना जाता है। इनफैक्ट हाफ लाइफ के आप डबल के आसपास तक भी जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कार्बन डेटिंग कर रहे हैं और उससे एज आ रही है सपोज 50,000, 70,000, 80,000 ईयर्स, तो उसको रिलायबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इसकी मेजरमेंट को जो लेकर इश्यूज हैं वो आ जाते हैं। आफ्टर कार्बन डेटिंग नेक्स्ट पार्ट इज एज ऑफ रॉक और मिनरल। हाउ वी कैन फाइंड एज ऑफ रॉक और मिनरल। आप किसी भी रॉक या मिनरल की एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मिलना जरूरी है। जैसे एक फेमस आइसोटोप है U-238, यूरेनियम का जो फेमस आइसोटोप है, ये अगर उस रॉक के अंदर आपको मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ओके, अब देखिए रॉक के अंदर U-238 मिलता है, ये नेचुरली डिसइंटीग्रेट होकर लेड Pb82-206 में कन्वर्ट होता है और साथ में फ्यू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। मैं मान रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल X निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स Y निकल रहे हैं। ओके, तो इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप जब किसी रॉक की एज को निकालना चाहेंगे तो इजी लैंग्वेज में मुझे पेरेंट सोर्स और उससे बनने वाला
जो स्टेबल आइसोटोप है वो अगर मालूम है तो मैं उस रॉक की एज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके, देखिए आपको अगर इस रॉक की एज निकालनी है तो उसके अंदर ये दोनों होने चाहिए। ओके, तो मान लीजिए हम टाइम टी पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो आप उस रॉक का सैंपल ले लें और उसको लेबोरेटरी में लाकर एनालाइज करें। तो मान लीजिए इसका टाइम टी पर जो वेट है वो W है। ओके, और इसका जो वेट है वो सपोज करिए Y ग्राम है। फाइन, तो W ग्राम और Y ग्राम वेट हो जाएगा। तो हम इस U-238 की हेल्प से रॉक की एज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे, अब देखिए, सबसे पहले आप लेबोरेटरी में रॉक के सैंपल को लाकर एनालाइज कर रहे हैं। फाइन, लेड का कितना वेट आपको मिल रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पर ग्राम लेड पर मुझे कितने ग्राम यूरेनियम, या 1 ग्राम यूरेनियम के बेस पर मुझे कितना लेड उस सैंपल के अंदर मिल रहा है। तो मैं इससे कैलकुलेशन कर लूँगा कि Y ग्राम लेड को प्रोड्यूस होने में कितना यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो गया होगा। ओके, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो रेडियो सब्सटेंस है वो डिके होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो आप अगर किसी रॉक की एज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो एज ऑफ रॉक T किस तरीके से निकलेगा बच्चों, 1 बाई डिके कांस्टेंट ln W नॉट अपॉन W, या फिर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो 1 बाई लैम्डा ln W नॉट अपॉन W नॉट माइनस x। ओके, वेयर W इज इक्वल टू W नॉट माइनस x। ओके, ये W क्या है, वेट ऑफ, आप इंटीग्रेट करके फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस W का मतलब होता है वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो यूरेनियम है यहां पर लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो आप अगर रॉक को आज एनालाइज कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि उस W ग्राम यूरेनियम के साथ में कितने ग्राम लेड प्रेजेंट है, ऐसे बोलूंगा मैं। X क्या है बच्चों, ये X है वेट ऑफ यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेटेड, या डिके हुआ है ये किस टाइम में, T में, इन टाइम T। ओके, तो मुझे X अगर मालूम हो जाए, ठीक है, तो मैं W नॉट निकालता हूं। सो वी कैन राइट W नॉट, आप देखिए आराम से किसके इक्वल है, W प्लस X। आप करंट सिनेरियो में अभी अगर रॉक को एनालाइज करें तो आपको यूरेनियम का वेट उस सैंपल के अंदर मालूम है। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि Y ग्राम लेड को प्रोड्यूस होने में कितने ग्राम यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, राइट। वो अगर आपको मालूम चल गया, राइट, कि कितना डिसइंटीग्रेट हुआ होगा तो वो क्या है, X। तो ये तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों, देखिए आप मोल कॉन्सेप्ट से, इसकी 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, मीन्स वी कैन से 238 ग्राम यूरेनियम 238 प्रोड्यूस या प्रोड्यूस हाउ मच, 206 ग्राम लेड। ओके, आप सिंपल कैलकुलेशन करें फॉर 1 ग्राम PB हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरेनियम डिसइंटीग्रेटेड। सो 238 डिवाइड बाय 206 ग्राम यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेटेड। ओके, तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, फॉर Y ग्राम lead how many grams uranium disintegrated, 238 divided by 206 into Y ग्राम यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेटेड। ओके, मीन्स ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है, आपको बहुत इजी तरीके से समझना है कि हमने आज उस रॉक को देखा है या उसको ब्रेक किया है, उसका सैंपल लिया है, उस सैंपल के अंदर
W ग्राम मुझे यूरेनियम का वेट मिला है और उसके साथ में मुझे Y ग्राम लेड मिला है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एग्जामिनर ने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो आपका एक एजम्पशन होता है जो एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, वो क्या है? इनिशियली रॉक डिड नॉट कंटेन एनी लेड। आप चाहें तो इसको लिख लें कि अगर आपको एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है तो आपका इसमें एजम्पशन लिख लें। एजम्पशन लिखें, इनिशियली रॉक डिड नॉट कंटेन एनी लेड। लिख लिया आपने? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब ये रॉक अर्थ पे बनी होगी तो इनिशियली इसके अंदर कोई लेड नहीं था। मीन्स जितना भी ये लेड प्रोड्यूस हो रहा है वो सब यूरेनियम 238 के डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये एजम्पशन के साथ में आप सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, हमारा बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, मीन्स 238 यूरेनियम 206 ग्राम लेड प्रोड्यूस करेगा। तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1 ग्राम लेड को प्रोड्यूस करने में कितना ग्राम यूरेनियम डिके हो जाएगा, या Y ग्राम लेड आपको सैंपल मिल रहा है तो Y ग्राम लेड को प्रोड्यूस करने में कितने ग्राम यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। तो अब आप आराम समझिए कि ये 238 डिवाइड बाय 206 इंटू Y, ये क्या है? ये यूरेनियम का वो वेट है जो टाइम टी में क्या होगा? डिसइंटीग्रेट। इनिशियली यूरेनियम का वेट क्या था? W0। उस समय हम अर्थ पे नहीं थे, राइट। हम तो आज रॉक को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें आज उसका वेट क्या मिल रहा है? W क्या है? वो वेट जो रेडिएटिव सब्सटेंस का लेफ्ट है आफ्टर टाइम t। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? W0 कैसे कैलकुलेट होगा? x की हेल्प से। x क्या है? वो वेट यूरेनियम का जो टाइम टी में क्या होगा? डिसइंटीग्रेट। और वो किसके इक्वल है? आप आराम से देखें, यूरेनियम का वो वेट जो Y ग्राम लेड को प्रोड्यूस होने में डिसइंटीग्रेट हो गया, वो क्या है बच्चों? 238 डिवाइड बाय 206 इंटू Y, मीन्स वी कैन से 238 डिवाइड बाय 206 इंटू Y इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं बच्चों? X। ओके, तो आपको W मालूम, आपको Y ग्राम की हेल्प से किसका वेट निकल जाएगा? X का। तो अगर आपको X मालूम है, W मालूम है, मीन्स आप आज एनालाइज कर रहे हैं रॉक को, तो आपको W मालूम है, तो आपको सिंपल एक बैक कैलकुलेशन करनी होती है कि यूरेनियम का कितना वेट डिसइंटीग्रेट हो गया इस Y ग्राम लेड को प्रोड्यूस करने में। तो उस वेट को जो डिसइंटीग्रेट हुआ होगा टाइम t में, उसको आप ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? W प्लस एक्स इज इक्वल टू W0। तो ये रॉक की आप एज कैलकुलेट कर लेंगे। t क्या है? रॉक की एज ये किसके इक्वल है? 1 बाई लैम्डा ln W0 अपॉन W। मीन्स ये रॉक की वो एज है कि जब ये अर्थ पे रॉक बनी होगी तो उस समय यूरेनियम का वेट उस रॉक के अंदर था W0, और अब टाइम t में कम होकर कितना हो गया? W। ओके, या आप उसको चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख लें W0 अपॉन W0 माइनस एक्स, वेयर W इज इक्वल टू W0 माइनस एक्स। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी रॉक या मिनरल का एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उससे बनने वाला स्टेबल आइसोटोप अगर मालूम है किसी एलिमेंट का, तो आप उसकी एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और अगर एग्जामिनर को IIT एडवांस में प्रॉब्लम थोड़ा सा नया क्रिएट करना है या थोड़ा डिफ़िकल्ट करना है, तो वो मेंशन कर सकता है कि जितना भी लेड आपको मिला उसमें से कुछ पोर्शन लेड का नेचर में पहले से प्रेजेंट था या उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। मीन्स वो बोल देगा कि आउट ऑफ दिस लेड सैंपल 80% लेड फॉर्म्ड बाय दिस डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो आपको फिर ध्यान रखना है कि हमारा जो एज कैलकुलेशन करने का कॉन्सेप्ट है वो इस पर बेस्ड है कि जितना भी लेड प्रोड्यूस हो रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, उसी के बेसिस पर आप बैक में जाकर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी रॉक का सैंपल एनालाइज किया, ओके, ठीक है, और उसमें उसका वेट आया W, फाइन, और उस W को के बेसिस पर आपने जब वेट मेजर किया लेड का, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हुआ है 10 ग्राम। कितना आया? 10 ग्राम। अब एग्जामिनर ने आपको मेंशन कर रखा है कि आउट ऑफ दिस 10 ग्राम सैंपल 8 ग्राम लेड प्रोड्यूस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 238। तो आपको जितना भी परसेंट दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए 80% बोला, तो 10 में से 80% का मतलब 8 ग्राम यूरेनियम इस फॉर्मेशन से या इस रिएक्शन से हो रहा है,
और 2 ग्राम उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहा होगा। तो अब आपको 10 ग्राम अगर लेड दे रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि 80% लेड इस रिएक्शन से बना है, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 ग्राम। ओके, तो हम इस तरीके से किसी रॉक या मिनरल की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको इस पर बेस प्रॉब्लम हीलियम साइड से भी आ सकती है कि आपको हीलियम, क्योंकि गैस है, अगर एग्जाम में बोलता है कि मैंने सारी गैस जो हीलियम यहाँ पे प्रोड्यूस हुई उसको मैंने कलेक्ट कर लिया, तो उसके बेसिस पर भी आप इसी तरीके से बैक कैलकुलेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट कि हमको प्रॉब्लम अब वेट की बजाय मोल्स की टर्म्स में सॉल्व करनी है। और सपोज करिए आपको हीलियम गैस का वॉल्यूम दे रखा है, एग्जाम में हीलियम गैस का वॉल्यूम दे रखा होगा, आप हीलियम गैस को आइडियल गैस मानेंगे और उसके मोल्स को PV = nRT के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको मालूम होता है, राइट। अब देखिए IIT JEE में एडवांस में रॉक की एज कैलकुलेट करने के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, और उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेट हाउ मैनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन दिस रिएक्शन, और इसी तरह के रिएक्शन से कितने अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे। ये कैलकुलेट करना ईजी है। कुछ समय बाद या नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके बारे में भी और सुनेंगे। पहले मैं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर मुझे अल्फा बीटा पार्टिकल निकालने हैं तो पहले मुझे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कभी भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अगर कभी भी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो मेरे बच्चों उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर उसका 4 कम हो जाएगा, राइट। मीन्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4। तो ये जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसको मान लीजिए मैं x डैश या y z कुछ मान सकते हैं आप। तो ये x किसी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसमें से अगर अल्फा पार्टिकल 1 निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ओके। और अगर किसी एलिमेंट के रेडियो एक्टिव आइसोटोप में से अगर बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है, मैं उसको मान रहा हूँ कि इमिशन का y डैश बन जाएगा, तो ये जो बीटा पार्टिकल निकलेगा उसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, ओके, और मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, फाइन। तो ये y आपका कोई आइसोटोप था जो रेडियो एक्टिव है, मास नंबर A है, z इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका मास नंबर पर इफेक्ट नहीं आता है, किससे, बीटा इमिशन से, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर 2 आपको मालूम है, जो मैंने बोला, आपको नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल में और बताई जाएंगी। तो इन इन्फॉर्मेशन से आप नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कितने इमिटेड होते हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यही न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आता है। इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का नाम होता है बीटा पार्टिकल, राइट। सो फास्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम क्या है, बीटा पार्टिकल। मीन्स एक प्रोटॉन आपका इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल देखिए आप, बीटा पार्टिकल से मास नंबर पर इफेक्ट नहीं आता है, ओके। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो आपके वैसे निकल जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड कैसे निकलेंगे मेरे बच्चों, मास नंबर का डिफरेंस ले लें डायरेक्ट, डिफरेंस ऑफ मास नंबर डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो जैसे देखिए आप, बीटा पार्टिकल से आपका इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किस पर, मास नंबर पर। तो ये देखिए 238 माइनस 206 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। और अगर 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं तो एटॉमिक नंबर इसका
8 इंटू 2 16 कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो 8 इंटू 2 16 कम होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 16 कम ना होकर केवल 10 कम हुआ है, मतलब 6 आपका एटॉमिक नंबर इसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक बीटा पार्टिकल्स के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है, तो 6 अगर नंबर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें 6 बीटा पार्टिकल्स निकले हैं। सो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड कितने हो गए? 6। राइट, बहुत इजी है। मास नंबर का डिफरेंस लें, डिवाइड बाय 4 कर दें। क्यों? क्योंकि बीटा के निकलने से मास नंबर पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखें। अगर बीटा पार्टिकल नहीं निकला होता तो इन दोनों के बीच में 8 अल्फा पार्टिकल के निकलने की वजह से 16 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंस 16 की जगह केवल यहाँ पर क्या है? 10, मीन्स 6 जो है आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो 6 की पीछे रीज़न क्या है कि 6 बीटा पार्टिकल्स, इसका मतलब डेफिनेटली निकले हैं। या फिर आप 2 इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है कि कभी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन के बेसिस पर बैलेंस करके और मास नंबर के बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। अगर आप मास नंबर को देखें, 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x। 4x मैंने क्यों किया, समझ में आ गया होगा। 4He2 ये क्या होता है? अल्फा पार्टिकल 1। तो अगर x पार्टिकल निकलेंगे तो आपका क्या लिख दिया मैंने? 4 इंटू एक्स। तो ये हमने मास नंबर को बैलेंस किया। और अगर प्रोटॉन को आप बैलेंस कर रहे हैं तो 92 प्लस, अब मान लीजिए y बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे, तो y बीटा पार्टिकल्स के इमिट होने से y उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मीन्स प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो 92 प्लस y ये किसके इक्वल होना चाहिए? अब 82 आपके लेड के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, प्लस इसमें देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे आप? 2 इंटू एक्स। फाइन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस वाई। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास x और y का वैल्यू कितना आएगा? 8 और 6। तो एक पार्ट तो ये बहुत इजी है जो IIT JEE में पहले आ चुका है। फिर आ सकता है इस तरह की रिएक्शंस में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड। तो आई होप सो कि आपको काफ़ी इजी लगा होगा। और अब आपको क्योंकि मालूम हो गया है कि x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए आप आराम से 8, और y की वैल्यू कितनी है? 6। तो मैं हीलियम के बेसिस पर भी इस रॉक की एज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। किस तरीके से, अभी देखते हैं। ओके, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स जो इमिटेड होंगे एक रिएक्शन में, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो भी आपने देख लिया। ओके, अब देखिए 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले और 6 बीटा पार्टिकल निकले। फाइन, हीलियम गैस है, इसके मोल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस मानते हुए PV=nRT से। तो अगर एग्जाम में आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो आप हीलियम गैस के मोल्स निकाल लें। और ये मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बहुत इजी है। क्यों? देखिए, आप रॉक की एज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आप आज की तारीख में इस रॉक को एनालाइज कर रहे हैं, इसके मोल्स मान लीजिए आपको मिले n। ओके, टाइम t पर आपने रॉक को एनालाइज किया, इसके मोल्स मिले आपको n। ओके, और हीलियम गैस के मोल्स को आपने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ PV=nRT। ओके, अब आप समझदार हैं, इसके 1 मोल के डिसइंटीग्रेशन से 8 मोल हीलियम गैस बनता है। ओके, सो आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि हीलियम के जितने भी मोल्स होंगे उनको प्रोड्यूस करने में यूरेनियम के कितने मोल्स डिसइंटीग्रेट होंगे, राइट? कि हीलियम गैस के मोल्स अगर मान लीजिए n आ रहे हैं तो मोल्स ऑफ U238 डिसइंटीग्रेटेड, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? मोल्स ऑफ हीलियम गैस डिवाइड बाय 8। सो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत इजी केस है। आपको टाइम t पर इसके मोल्स मालूम है n, इसके मोल्स नहीं मालूम है तो आपको एग्जाम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखे होंगे, तो PV=nRT के कॉन्सेप्ट से आप
मोल्स ऑफ हीलियम गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट दे रखे हैं, वेल एंड गुड। और ये जितने भी हीलियम गैस के मोल्स दे रखे हैं ऑब्वियसली उनसे 1/8 टाइम्स जो मोल्स हैं यूरेनियम के वो क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो आपने लिखा मोल्स ऑफ U-238 डिसइंटीग्रेटेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 8। आप सोचिए आराम से किसकी वैल्यू है। यहाँ फॉर्मूला देखिए, कुछ देर पहले हमने इसको वेट की टर्म्स में लिखा था, अब प्रैक्टिस के लिए हम मोल्स की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो वेट का रेशो मोल्स के रेशो के बराबर होता है n0/n, और यू कैन राइट n0 अपॉन n0 माइनस y। n0 मीन्स इनिशियल मोल्स ऑफ U-238 इन रॉक सैंपल। y क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ यूरेनियम, y मोल्स ऑफ U-238 disintegrated in time t। ओके, और जैसा आप यहां देख रहे हैं उसके हिसाब से y किसके इक्वल है बच्चों, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 8। ओके, और n क्या है, मोल्स ऑफ U-238 आफ्टर टाइम t। तो आपको इनिशियल मोल्स निकालने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट में जो मोल्स n मालूम है वो लीजिए प्लस अब ये कैलकुलेशन करिए कि हीलियम के n मोल्स को प्रोड्यूस करने में कितना डिसइंटीग्रेशन इसका हो गया, NHE डिवाइड बाय 8। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू NHE बाई 8। अब आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोल्स निकाल सकते हैं, n0 इज इक्वल टू n प्लस मोल्स ऑफ हीलियम गैस डिवाइड बाय 8। फाइन, तो ये मोल्स भी मालूम है आपको, और आपने कैलकुलेशन से ये भी कैलकुलेट कर लिया कि हीलियम के कितने मोल्स डिसइंटीग्रेट हो गए। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। प्रेजेंट सिनेरियो में आपको टाइम टी पर मोल्स मालूम है, और आपने अगर ये कैलकुलेट कर लिया कि टाइम टी में इसके कितने मोल्स डिसइंटीग्रेट हो गए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इनिशियल मोल्स। तो हम किसी भी रॉक की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं बशर्ते मुझे पेरेंट सोर्स और उससे जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल प्रोड्यूस होगा उनकी अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम किसी रॉक की एज को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू।